Okay, guys, so welcome to AS Business Past Papers session 9609. हमारे पास this is the syllabus code, and I hope that you all are familiar with this particular syllabus code, that is 9609. So in today's class, our objective is to start with the paper 1 section A, and the objective is to complete the whole section A of this particular term, that is October November 2025. अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास अटेम्प्ट है अक्टूबर नवंबर 2025, इट्स ऑफ वेरिएंट एंड दिस इज द लेटेस्ट पेपर हमारे पास जो रिसेंट हमारे पास पब्लिश्ड हुआ है। तो अक्टूबर नवंबर एंड मार्च 2026, ये दो पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे जो है वो रिसेंट अटेम्प्ट्स हैं। नंबर टू हमारे पास आपके पास ये जो पेपर वन है, द नेम ऑफ द पेपर इज पेपर वन बिजनेस कॉन्सेप्ट वन। This is the paper हमारे पास, this is the official name that the examiner is given to this particular paper, that is business concept one. Furthermore, अगर देखा जाए हमारे पास, तो यहाँ पे हाउ टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली इन पेपर वन एंड पेपर टू। तो अभी हम पेपर वन कर रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर पेपर मैनेजेबल अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम ज़रा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है। टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारे पास जो पेपर की है दैट इज़ 1 hour 15 minutes। अगर मैं इसे यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ तो 1 hour 15 minutes को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू मिनट्स, तो आपके पास है 75 minutes टू सॉल्व द पेपर। जो पेपर वन है उसके अंदर आपके पास 75 minutes हैं, और इन 75 minutes के अंदर अगर देखा जाए तो यू हैव टू डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आंसर ऑल क्वेश्चंस, इट मींस यू हैव नो चॉइस। जितने भी आपके पास क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन ए इज कंपलसरी। और आंसर अगर ऑल क्वेश्चंस को ज़रा देखें तो आपके पास ये जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 2 3 3 5 मार्क्स, तो आपके पास ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि यूजुअली कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर टर्म्स एंड बिजनेस के रिलेटेड आपको क्या कर रहे हैं, असेस कर रहा होता है। तो एग्जामिनर जो सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चंस पूछ रहा होता है, यूजुअली एग्जामिनर इज टेस्टिंग एंड असेसिंग द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द कैंडिडेट हु इज अपेयरिंग फॉर द एएस लेवल। इन सेक्शन बी हमारे पास आंसर वन क्वेश्चन, इट मीन्स कि सेक्शन बी के अंदर एग्जामिनर इज गिविंग यू अ चॉइस। तो अभी आज का टारगेट तो हमारे पास सेक्शन ए है, तो हम ज़रा इस पे फोकस करेंगे। ऑन थर्सडे वी आर गोइंग टू लुक एट द सेक्शन बी, तो सेक्शन ए इज द टारगेट फॉर टुडेज क्लास। कमिंग बैक टू द टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपके पास यहाँ पे 75 मिनट्स टोटल है। अब 75 मिनट्स को यहाँ पे ज़रा हम डिवाइड कर देते हैं। 75 मिनट्स के अंदर आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर हमारे पास जो मार्क्स हैं दोनों की वेटेज है 20 मार्क्स फॉर द सेक्शन ए और 20 मार्क्स फॉर द सेक्शन बी। तो ऑल टुगेदर आपके पास जो पेपर है वो है 40 मार्क्स का। द टोटल मार्क फॉर दिस पेपर इज 40। तो इट मीन्स कि एएस लेवल के अंदर 40% जो वेटेज है पेपर की, वो आपके पास ओवरऑल आपके एएस के रिजल्ट के अंदर 40% विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पेपर वन। तो 40% इज द वेटेज फॉर द पेपर वन। तो इम्पॉर्टेंट है, यस इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पास अकाउंट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट होता है पेपर वन एमसीक्यूज वाला, सिमिलरली ये पेपर भी इम्पॉर्टेंट है। तो 40% वेटेज है। अब यहाँ पे ज़रा टाइम को देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर पहले हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती थी यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शन ये होती थी बाय द एग्जामिनर दैट यू आर एडवाइज नॉट टू स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स ऑन सेक्शन ए। एग्जामिनर क्लियरली वहाँ पे मेंशन करता था कि यू आर एडवाइज नॉट टू स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स। अब यहाँ पे 35 मिनट्स अगर आप स्पेंड कर रहे हो तो यू आर लेफ्ट विथ 40, और 40 मिनट्स के अंदर सेक्शन बी करना, मतलब लेंथी क्वेश्चन है ना, 8 और 12 मार्कर की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो ये होगी कि आपको जो सेक्शन है उसकी एक सेक्शन ए की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द कमांड ओवर द डेफिनेशंस, यू मस्ट हैव द कमांड ओवर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आपको बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप यहाँ पे 20 to 25 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए कर लें। तो जब आप 20 to 25 मिनट्स के अंदर सेक्शन ए कर लेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे यू आर लेफ्ट विथ 50 मिनट्स। इन केस अगर 25 मिनट्स आप लगाते हैं मैक्सिमम ऑन सेक्शन ए, तो यू आर लेफ्ट विथ 50 मिनट्स।
अब इन 50 मिनट्स को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द 8 एंड द 12 मार्कर क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, आपको शायद ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, यू नीड टू राइट डाउन द पॉइंट्स एज वेल। तो आपके यहाँ पे थोड़ी सी थिंकिंग और उसके अंदर टाइम कंज्यूम हो रहा होगा। तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आपको सेक्शन ए के अंदर टाइम बचाना है, तब जाके आपका सेक्शन बी सिक्योर हो सकेगा। क्योंकि 12 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एवेल्यूशन होती है, एनालिटिकल एनालिसिस करने होते हैं, एप्लीकेशन करनी होती है, यू हैव टू जनरेट द एग्जाम्पल्स इन द 8 मार्कर एंड 12 मार्कर क्वेश्चन, सो इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग। तो इट इज एडवाइज दैट नॉट टू स्पेंड मोर देन 25 मिनट्स ऑन सेक्शन ए। भले एग्जामिनर ये कहता था कि यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 35 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे सजेशन ये है कि यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 25 मिनट्स ऑन सेक्शन ए, ताकि आपके पास टाइम जो बच जाएगा यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड द जनरेशन ऑफ द पॉइंट्स एंड एप्लीकेशन एग्जाम्पल्स इन द सेक्शन बी। तो आज हम सेक्शन ए को ज़रा देखते हैं। सेक्शन ए, आंसर ऑल क्वेश्चंस। इट मीन्स यू हैव नो चॉइस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A भी करना है, 1B भी करना है, 2A, 2B, 3A, 3B एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, A B। तो आप अगर एक क्वेश्चन को देखें तो 5 हैं हमारे पास मार्क्स, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। और आपके पास पेपर 1 के अंदर जो थ्रेश होल्ड है, ठीक है, सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, थ्रेश होल्ड हमारे पास 34 से 36 के बीच में फॉर द ए ग्रेड। लास्ट ईयर मई जून 2025 का जो थ्रेश होल्ड है दैट इज 35 फॉर ए, और 25 पे आपका यू है। तो जो 10 मार्क्स हैं उसके अंदर 10 मार्क्स की जर्नी है 35 से लेके 25 की। तो 35 से 25 की जर्नी में आप ए से यू की तरफ जा रहे हैं। तो इट मीन्स कि हर 2 मार्क पे आपका एक ग्रेड गिर रहा है। 35 से 33 है तो आपका बी ग्रेड हो रहा है, 31 है तो सी ग्रेड हो रहा है, एंड दिस इज हाउ 25 पे पहुंचने वाले यू ग्रेड पर है। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू टेक इट सीरियसली, टू प्रैक्टिस द पास पेपर, टू अंडरस्टैंड यू मस्ट हैव द कमांड ओवर। क्योंकि आपके पास जो सेक्शन है उसके अंदर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपकी अच्छी साउंड डेफिनेशन है, यू नो द टर्म्स, यू हैव द कंप्लीट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सो दिस हाउ यू कैन सिक्योर योर मार्क्स इजीली। और यहाँ पे 2-3 मार्क्स गेन करना एज कम्पेयर टू 8-12 आसान है। तो यहाँ पे सेक्शन ए पे जितने ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, ट्राई टू स्कोर फुल, ट्राई टू स्कोर 19 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, ताकि आपके पास यहाँ पे कम से कम जो है ना वो मार्क्स का मार्जिन हो। यहाँ पे आपके पास ज़्यादा मार्जिन हो सेक्शन बी के अंदर, कि आप इंस्टेड ऑफ लूजिंग 5-6 मार्क्स अगर आप लूज कर जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके फुल आ गए, तो यू कैन सिक्योर ए ग्रेड। ठीक है। तो सेक्शन बी के अंदर आपको यहाँ पे सेफ खेलना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर आपको मार्क्स लूज हो रहे होते हैं, एवेल्यूएशन मिस हो रही होती है, या लैक ऑफ एवेल्यूएशन होती है, लैक ऑफ एनालिसिस होते हैं, तो एग्जामिनर इज गोइंग टू डिडक्ट द मार्क्स इन सेक्शन बी। लेकिन सेक्शन ए के अंदर आप अच्छे तरीके से अगर नॉलेज है आपकी, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, यू नो द डेफिनेशन, हाई क्वालिटी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स वगैरह लिख के आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आज हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आपके पास क्वेश्चन नंबर 1A है, दैट इज डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर। अब सबसे पहली चीज तो ये कि सर व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, डिफाइन का मतलब क्या है। ये जो फर्स्ट वर्ड आपके पास होता है ना, फर्स्ट वर्ड ऑफ द क्वेश्चन दैट इज डिफाइन इन द केस ऑफ क्वेश्चन 1A। तो ये डिफाइन हमारे पास जो है ना, इट इज नोन एज कमांड वर्ड। आपके पास मल्टीपल कमांड वर्ड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है डिफाइन, एक है एक्सप्लेन, एक है एनालाइज, एक है इवैल्यूएट, एक है आपके पास पेपर उसके अंदर 2 के अंदर आपके पास आइडेंटिफाई, कैलकुलेट। तो ये कमांड वर्ड है। कमांड वर्ड का मतलब है कि दिस इज व्हाट द एग्जामिनर इज एक्चुअली सेइंग और कमांडिंग टू द कैंडिडेट, और दिस इज व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स। कि वो आपको कह रहा है डिफाइन, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द कमांड वर्ड। वो आपसे कह रहा है आप डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर लिखें। डिफाइन द टर्म, ये जो टर्म है पब्लिक सेक्टर, इसको आप डिफाइन करें। जिसका मतलब यहाँ पे फर्दर ये होता है दैट द एग्जामिनर इज एक्चुअली असेसिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। क्योंकि पब्लिक सेक्टर अगर आपको पता ही नहीं कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड द टर्म कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर टर्म मीन्स, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। एंड इफ यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन। तो नॉलेज
का मतलब होता है डिफाइन करना, कि आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, कि आप बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ होती है। तो दिस इज व्हाट द डिफाइन इज। इसी तरीके से आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1A भी ये है, 2A भी ये है, और 3A भी ये है। और एक पर्टिकुलर चेंज आया हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा जब हम सेक्शन ए को कर रहे होंगे। तो 1A 2A 3A तीनों के हमारे पास जो कमांड वर्ड है दैट इज डिफाइन। तो आ जाए ज़रा स्टार्ट करते हैं हमारे पास। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1A है। क्वेश्चन नंबर 1A आपके पास है, दैट इज डिफाइन द टर्म public sector आपके पास। सो यू हैव टू डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर फॉर द 2 मार्क्स। अब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर होता क्या है, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बेसिकली, आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होती है आपके पास दैट इज नोन एज साउंड डेफिनेशन, जिसको आप यहाँ पे फुल डेफिनेशन भी कहते हैं, जिसके एग्जामिनर आपको देता है 2 मार्क्स। और दूसरी आपके पास होती है दैट इज नोन एज पार्शियल डेफिनेशन, जिसके अंदर यहाँ पे क्लियरली लैकिंग है आपकी, जिसका मतलब ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट उस चीज़ का डिफाइन नहीं हो रहा। तो एग्जामिनर यहाँ पे आपको देता है पार्शियल मार्क्स, 1 मार्क्स। तो अब आपको यहाँ पे फुल डेफिनेशन साउंड डेफिनेशन लिखनी है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं जो कि मुझे डिस्कस करनी है। नंबर 1, एक तो आपके पास कुछ टर्म्स हैं जिसकी आपके पास हाई क्वालिटी डेफिनेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस क्वेश्चन नंबर 1A के अंदर डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब ये हुआ कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव द हाई क्वालिटी डेफिनेशन, पूरा कॉन्सेप्ट वो डिफाइन कर सके, अंडरस्टैंडिंग अपनी बता सके। अब देखो इंग्लिश का भी बहुत बड़ा यहाँ पे गेम है। आपको कॉन्सेप्ट है बट यू डू नॉट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस, एंड वी ऑल नो कि मोड ऑफ एक्सप्रेशन राइटिंग है। अगर आप यहाँ पे आपके पास पॉइंट है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा, तो एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स बिकॉज इट वोंट शो द क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एंड इफ यू आर फेलिंग टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड, सो हाउ इज गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड हाउ इज गोइंग टू अवॉर्ड यू द मार्क्स। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि नंबर 1 आपके पास हाई क्वालिटी डेफिनेशन, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसकी हाई क्वालिटी डेफिनेशन। नंबर 2, कभी कभार आपके पास कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जिसके मेथड्स होते हैं, जिसके कुछ हमारे पास टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे आर टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल एक्सटर्नल। तो अगर स्टेक होल्डर्स आता है, डिफाइन द टर्म स्टेक होल्डर्स, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि स्टेक होल्डर की डेफिनेशन डिफाइन करने के बाद कि स्टेक होल्डर आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर कनेक्टेड टू द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस, और दे गेट अफेक्टेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी और डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल ये भी कह सकते हो कंज्यूमर, कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट, लोकल कम्युनिटी, या फिर दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आ जाता है। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को आपने पूरा डिफाइन करा कि आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कफोर्स गैप को फिल करती है सब कुछ, एंड दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज शो हो गई कि हाँ एग्जामिनर को पता चल गया कि दिस कैंडिडेट नोज कि व्हाट इज meant बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, एंड ही हैज़ द नॉलेज कि दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। और तीसरा, कभी कभार आपके पास ऐसा भी होता है कि एग्जाम्पल्स, मेथड्स और टाइप्स के अलावा आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जो कि इस पेपर के अंदर भी हमारे पास आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है। जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी है, इन दिस केस इन दिस पर्टिकुलर पेपर दैर इज अ टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इट इज़ क्लियरली मेंशन इन द मार्क्स स्कीम, एग्जामिनर रिपोर्ट, और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर यही होता है कि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जिसके अंदर फॉर्मूला भी होता है। तो अब आपने उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन कर दिया पूरा, और उसके बाद उसका फॉर्मूला भी स्टेट कर दिया। सो अगेन इट शोज द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट टुवर्ड्स द एग्जामिनर कि दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट नोज कि दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड और दिस इज हाउ इट इज डन, दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला और दिस इज व्हाट द कैलकुलेशंस और एक द इक्वेशंस आर। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। या तो डेफिनेशन हाई क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ टर्म्स के अंदर हाई क्वालिटी डेफिनेशन के साथ यू हैव टू इंक्लूड द टाइप्स, मेथड्स एंड एग्जांपल्स, और इन द केस कि अगर कोई ऐसी टर्म है जिसका फॉर्मूला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। तो आपके पास जब ये चीज़ें होंगी तो दिस इज हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू कंसिडर इट एज अ साउंड डेफिनेशन और द फुल डेफिनेशन। तो अब आपके पास क्या है, हमारे पास आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1A है जिसके अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर को डिफाइन कर दो।
तो हाउ टू डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर है क्या? पब्लिक सेक्टर इज comprised of all those businesses that are involved, sorry, that are involved in provision of public services and are owned by the state or government. For example, electricity, healthcare, सिंपल। तो यहाँ पे आपने ये लिख दिया कि पब्लिक सेक्टर, आपने पूरा डिफाइन कर दिया कि पब्लिक सेक्टर क्या है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सेक्टर। इट मींस कि आपकी इकोनॉमी के अंदर वो सारे बिजनेसेस जो कि प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज में। अब जैसे गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं, और जो गवर्नमेंट हमारे पास पब्लिक या हमारे पास गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज होती हैं, वो क्या होती हैं? वो यही होती है ना, जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। मेडिकल, हेल्थ केयर हो गया, हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस सप्लाई हो गए, ये सारी चीज़ें पब्लिक सर्विसेज एंड आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर। तो हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि पब्लिक सेक्टर होता क्या है, कौन इसे ओन करता है, और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी कि दिस इज़ हाउ इट इज़ कि हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी टाइप की जो पर्टिकुलर सर्विसेज होती हैं और जो बिजनेसेस होते हैं, वो हमारे पास गवर्नमेंट ओन करती है, और हमारे पास ये वो बिजनेसेस होते हैं जो इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज वी आर डन विद 1A। हमारे पास ये पूरा, हमारे पास 1A कंप्लीट होता है। अब हेडिंग टूवर्ड्स 1B। अब 1B के अंदर हमारे पास यहाँ पे द कमांड वर्ड इज एक्सप्लेन। Examiner is actually asking for the explanation. Explain one benefit to a business of having a business plan. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये कि सर, हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड अस द मार्क्स। एग्जामिनर मार्क्स कैसे देगा हमें? मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे 1 मार्क इज फॉर द नॉलेज। नॉलेज का क्या, बिजनेस प्लान को हमें डिफाइन करना होगा। अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, यहाँ पे क्लियर सुन लिएगा। 23 के अंदर व्हेन द एग्जामिनर मेड द चेंजेस ना, बिजनेस के जो सिलेबस है और बिजनेस का जो पेपर पैटर्न है, उसके अंदर करिकुलम और असेसमेंट दोनों के अंदर जो चेंजेस आई थी, वो ईयर 23 के अंदर आई थी। तो जब ईयर 23 के अंदर चेंजेस आई थी ना, तो उस साल की जो पब्लिश मार्क स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट है, उसके अंदर एग्जामिनर ने कहा था, और उसके अंदर एग्जामिनर ने करा भी ये था कि 3 मार्क्स के अंदर जो की टर्म है, जैसे यहाँ पे जो की टर्म है दैट इज बिजनेस प्लान। यहाँ पे जो हमारे पास की टर्म है वो है लेबर प्रोडक्टिविटी। तो एग्जामिनर ने इसको डिफाइन कर दिया था और यहाँ पे नॉलेज के मार्क्स दे दिए थे। फिर 24 से हमारे पास जितनी भी मार्क्स स्कीम पब्लिश हुई हैं और एग्जामिनर रिपोर्ट्स आई हैं, क्लियरली सुन लीजिएगा, उसके अंदर एग्जामिनर इज नॉट अवॉर्डिंग द मार्क्स फॉर द नॉलेज। नॉलेज के मतलब इज नॉट अवॉर्डिंग द मार्क्स फॉर द डेफिनेशन। नॉलेज के मार्क्स डेफिनेशन के लिए नहीं दे रहा वो यहाँ पे जो नॉलेज के मार्क्स दे रहा है वो इसके दे रहा है कि जो कैंडिडेट है उसे पता होना चाहिए कि एक बेनिफिट क्या है। तो अगर आपको पता है कि बिजनेस प्लान का बेनिफिट क्या है, तो अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज ना, कि यू नो कि मेकिंग अ बिजनेस प्लान इज बेनिफिशियल इन दिस वे। तो यू नो वन बेनिफिट, यू नो कि वन वे हाउ द लेबर प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। तो knowing the ways, knowing the methods, reason, factors also shows the understanding and knowledge of the candidate towards a particular topic or the thing। तो अगर आपको यहाँ पे, अगर आपने इसको डिफाइन किया और आपने बिजनेस प्लान को डिफाइन करने के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर द नॉलेज, नो। तो यहाँ पे जो नॉलेज के मार्क्स हैं वो एक बेनिफिट को आइडेंटिफाई करने के, कि अगर आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक बेनिफिट को आपने आइडेंटिफाई करा, तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, आपके पास जो 2 मार्क्स हैं, वो 2 मार्क्स आपके पास हैं एप्लीकेशन के। APP इज फॉर द एप्लीकेशन। ये इनिशियल्स हैं जो कि एग्जामिनर यूज करता है इन द एग्जामिनर रिपोर्ट एंड द मार्क्स स्कीम। K refers to the knowledge,
APP एप्लीकेशन रेफर्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू लिंक और यू हैव टू डेवलप अ सिचुएशन, कि ये जो बेनिफिट है उसको आप यहाँ पे एक सिचुएशन के साथ रिलेट करें, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन डेवलप करें कि कैसे ये पर्टिकुलर बेनिफिट टू अ बिजनेस है, हाउ इट इज़ अ बेनिफिट, कैसे ये बेनिफिट बन रहा है, जो बिजनेस प्लान है वो बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इन विच पर्टिकुलर वे, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, दैट इज़ अ केस। तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1B है उसके अंदर एग्जामिनर इज एक्सप्लेनिंग, आस्किंग फॉर द एक्सप्लेनेशन। अब से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है कि आपको बस बताना है कि कैसे बेनिफिट है, दैट्स इट। देयर इज अ पर्टिकुलर डिफरेंस एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक अजीब सी बात करता हूँ समझाने के लिए। हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि भाई दादा बीमार थे, गुजर गए। तो आपने एक्सप्लेन करा कि दादा कैसे मरे, भाई दादा बीमार थे और इंतकाल हो गया उनका। यह है एक्सप्लेनेशन। एनालिसिस, दादा बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बीमारी बढ़ गई जिसकी वजह से दादा मर गए, इंतकाल हो गया। यह है एनालिसिस। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ एक्सप्लेनेशन की, कि बिजनेस ग्रो हुआ। तो बिजनेस जब ग्रो हुआ तो बिजनेस को ग्रो होने से बेनिफिट ये हुआ कि उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गई उसको, दैट्स इट। सो दिस इज नोन एज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग इट साइज, के बिजनेस जब ग्रो होता है तो बिजनेस को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होती है। वी ऑल नो दैट दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रोइंग द साइज ऑफ अ बिजनेस। एनालाइज, अब यही है कि क्या बेनिफिट होगा ऑफ ग्रोइंग। तो बिजनेस जब ग्रो होगा तो बिजनेस को ज़्यादा रिक्वायरमेंट फॉर द मटेरियल होगी, बिजनेस यहाँ पे बल्क बाइंग करेगा, डिस्काउंट मिलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होगी जिससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी और कॉस्ट कम हो जाएगी बिजनेस की। सो दिस इज नोन एज द एनालिसिस, कि यू आर कंसिडरिंग द फैक्टर्स, यू आर एक्चुअली डाइविंग डीप इन ऑर्डर टू मेक इट एक्सप्लेन कि किस तरीके से क्या हो रहा है। चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, दैट इज नोन एज एनालिसिस। तो यहाँ पे जो 1B है, 2B है और 3B जो क्वेश्चंस है हमारे पास, उसके अंदर कमांड वर्ड है एक्सप्लेन का। तो एक्सप्लेन का मतलब आपको बस बताना है कि क्या हो रहा है, दैट्स अ केस। तो यहाँ पे आपके पास अब वन बेनिफिट है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ हैविंग अ बिजनेस प्लान, कि एक बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा कि अगर उसके पास बिजनेस प्लान है तो आ जाए ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या प्लान का बेनिफिट हो सकता है। मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं। बिजनेस प्लान होगा सो इट विल प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को पता होगा, वर्कर्स को पता होगा कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर काम करना है। अगर आपके पास बिजनेस प्लान होगा सो इट विल हेल्प अ बिजनेस इन सीकिंग फाइनेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड द लेंडर्स, बैंक से फाइनेंस मिल सकता है। बिजनेस प्लान होगा तो आप यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस को, अपनी परफॉर्मेंस को लेटर ऑन रिव्यू कर सकते हो कि ये आपका प्लान आपने बनाया था एंड आफ्टर द इयर्स यू आर गोइंग टू रिव्यू इट बैक कि हाँ ये आपका प्लान था, हाउ मच क्लोजर यू आर इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स, और हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग और हाउ वेल यू आर डूइंग। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर बेनिफिट उठाओ जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये हैविंग अ बिजनेस प्लान may help in raising finance। अब ये मेरी नॉलेज हो गई कि मुझे पता है कि बिजनेस प्लान जो है वो हेल्प करेगा बिजनेस को इन रेजिंग फाइनेंस। दिस इज पर्टिकुलर नोन एज अ नॉलेज, कि आई नो दिस इज द बेनिफिट। अब एप्लीकेशन, हाउ, फॉर एग्जाम्पल a startup or entrepreneur if have an effective business plan, it may help attracting and communicating investors and banks about goals
to raise finance to expand. सिंपल. तो ये आपकी क्या हो गई पूरी की पूरी, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन कि एक स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर है उसके पास, अगर ये एप्लीकेशन है सिचुएशन कि एक स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर के पास अगर बिजनेस प्लान होगा, तो अगर इफेक्टिव बिजनेस प्लान होगा तो उसके अंदर उनके गोल्स होंगे जिससे बैंक्स और इन्वेस्टर्स को हम कम्युनिकेट कर सकेंगे कि फॉर व्हाट रीजन एंड व्हाई वी आर रेजिंग द फाइनेंस, जिससे बिजनेस के पास फाइनेंस आ जाएगा फॉर द एक्सपेंशन. सो दिस इज हाउ थ्री मार्कर विल बी डन. हमने कोई अभी डीप डाउन जाके पता नहीं कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, हमने कुछ नहीं करा. सिंपल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि दिस कुड बी द बेनिफिट टू द बिजनेस. गाइस वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 1A 1B हमारे पास कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2A. 2A डिफाइन द टर्म लिक्विडेशन हमारे पास. तो अगेन सेम पैटर्न जो कि 1A के अंदर था. द एग्जामिनर इज यूजिंग द कमांड वर्ड डिफाइन, जिसके अंदर द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग यू टू डिफाइन लिक्विडेशन को. आपको यहाँ पे डिफाइन करना है. तो अगेन यहाँ पे आपकी नॉलेज असेस हो रही है, और नॉलेज जब असेस होती है तो आपको नॉलेज असेसमेंट के लिए डिफाइन के लिए साउंड डेफिनेशन लिखनी पड़ती है. तो आ जाए. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2A, दैट इज डिफाइन द टर्म लिक्विडेशन. अब लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है बेसिकली लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द कैश ना. बेसिकली लिक्विडेशन क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ. लिक्विडेशन का मतलब होता है कि बिजनेस यहाँ पे अब अपने पर्टिकुलर एसेट्स को सेल कर रहा है. इंसॉल्वेंसी इज देयर ना. ठीक है. इंसॉल्वेंसी इज देयर या फिर डिसोल्यूशन वाली बात आ जाती है हमारे पास, कि बिजनेस इवेंचुअली जो है ना वो इलिक्विड हो रहा है और बिजनेस यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा. तो बिजनेस क्या कर रहा है अब यहाँ पे अपने एसेट्स को सेल आउट कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है, और अपने क्रेडिटर्स को और जो क्लेमेंट्स हैं उनको पे ऑफ कर रहा है. तो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन, ताकि वो अपने डेट्स को और अपने क्रेडिटर्स को सेटल कर सके. तो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन हमारे पास. सो व्हाट इज लिक्विडेशन? लिक्विडेशन इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ selling the assets of a business or an individual to settle the debts or the payment to creditors or the claimants. For example, payment to supplier. कि हम सप्लायर को यहाँ पे अपने एसेट्स बेच के जो सप्लाईज एक्वायर की थी ऑन डेट ट्रेड क्रेडिट बेसिस पे, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं. तो बिजनेस जो है ना वो बैंकरप्ट ऐसे नहीं होता फॉरेन से. इट्स अ कंप्लीट स्लो हमारे पास साइकिल होता है. लिक्विडेशन होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, फिर हमारे पास बैंकरप्सी होती है. क्लेमेंट्स आ गए, अब उनको हम पैसे दे रहे हैं, फिर नहीं हो रहा, फिर बैंकरप्सी के बैंक के लोन को रीपे करने में फेल हो गए. तो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन. टाइम ज़ाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2B पे. अब यहाँ पे हेयर इज अ सरप्राइज फॉर यू गाइस. अब जरा क्वेश्चन देखो 2B, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इस पे. 2B क्या है हमारे पास? व्हाट इज 2B बेसिकली? 2B आपके पास कह रहे हैं एक्सप्लेन वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस. एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस बतानी है बिजनेस की. अब जो एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास, उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे सर? अभी तक जो हमारे पास सवाल चल रहे थे वो चल रहे थे वन बेनिफिट, वन वे, वन मेथड, वन ड्रॉबैक. अचानक से यहाँ पे ये टर्म कैसे आ गई? तो गाइस दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली सेइंग टू यू गाइस कि ये हमारे पास सरप्राइज है. ये हमारे पास एग्जाम में पता है कहाँ कर रहा है? टू में, पेपर टू में. पेपर टू के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई वन फैक्टर वन वे, और इसके बाद आपके पास होता है एक्सप्लेन द टर्म.
तो यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा ना, एक्सप्लेन वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोर्स, अब यहाँ पे वो लिख देता है एक्सप्लेन द टर्म बैंक लोन, एक्सप्लेन द टर्म इशू ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द टर्म फॉर एग्जांपल इशू ऑफ डिबेंचर्स। कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्सप्लेन करने के लिए कहते थे तो एक ही बात थी। तो यहाँ पे अचानक से एक शिफ्ट आया, एक चेंज आया हमारे पास कि जहाँ वो वन वे मेथड वगैरह पूछ रहा था, अचानक से वो डेफिनेशन पे आ गया 3 मार्क्स की। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे भी। इस चीज़ को देखिएगा, 1 मार्क आपके पास नॉलेज, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सोर्स इंटरनल ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस है और कौन सी सोर्स एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो यहाँ पे वो आपकी इस तरीके से नॉलेज को असेस करता है। आपने लिख दिया बैंक लोन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मॉर्टगेज, लीजिंग, वॉट एवर द सोर्स ऑफ फाइनेंस यू वांट टू एक्सप्लेन। तो आपने अगर सही यहाँ पे आइडेंटिफाई करा तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द 1 मार्क नॉलेज का, कि यू नो कि दिस इज नोन एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाउ, क्या होती है, आप पूरा बताएं, एक्सप्लेन करें कि बैंक लोन क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होता है, हाउ इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैसे फाइनेंस रेस करते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास आ गई एप्लीकेशन फॉर दी 2 मार्क्स। तो आ जाए जरा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B, क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं? बैंक लोन, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मॉर्टगेज, लीजिंग, क्राउड फंडिंग, वेंचर कैपिटल, कुछ भी। तो हम यहाँ पे अब हमने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स फॉर अ बिजनेस कैन बी द बैंक लोन। ये हो गई हमारी नॉलेज कि वी नो कि बैंक लोन इज नोन एज वन ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे आपके पास नॉलेज आ गई। In which business acquire finance as a debt on the agreed time period, ब्रैकेट में लिख दिया हमने शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म। ये भी नॉलेज है ना कि हमें पता है कि जो बैंक लोन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स भी होते हैं, लॉन्ग टर्म बैंक लोन भी होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमने बता दिया कि फाइनेंस कैसे रेज हो रहा है, पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। इन विच बिजनेस एक्वायर्स फाइनेंस एज अ डेट, कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है कि हम यहाँ पे जो फाइनेंस एक्वायर कर रहे हैं वो एज अ डेट, एज अ लाइबिलिटी, एज अ बोरोइंग रेज कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक, जो कि एग्रीड टाइम पीरियड के ऊपर है, कि मतलब आफ्टर 5 years, 10 years, 12 years वी नीड टू रीपे इट। तो विच बिजनेस एक्वायर्स फाइनेंस एज अ डेट ऑन द एग्रीड टाइम पीरियड अगेंस्ट द अमाउंट of interest payable or to be repaid with interest। तो यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमारे पास इस तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस है बैंक लोन। इशू ऑफ शेयर्स होता है तो आप बताते हैं इशू ऑफ शेयर्स के अंदर जो कंपनी है वो अपनी ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ शेयर्स डाल्यूट करती है, सेल आउट करती है शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स बिकम्स द इन्वेस्टर्स एंड दे बाय द शेयर्स, एंड दिस इज हाउ द कंपनी रेज द फाइनेंस इन विच द कंपनीज गिव्स द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये बताना है बेसिकली कि बैंक लोन कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन वन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस के हाउ इट इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो एक्सटर्नल क्यों हो गई? क्योंकि बैंक्स इन्वॉल्व हैं, शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। तो वेन एवर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, सो द सोर्स इज गोइंग टू बिकम द एक्सटर्नल। इसी तरीके से इशू ऑफ शेयर्स है हमारे पास, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हाउ इशू ऑफ शेयर्स इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये आपको बताना है। तो वी आर डन विद द 2B एज वेल। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3A। 3A जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज डिफाइन द टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी। अब गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा जो टाइम कंज्यूमिंग है 5 मार्क्स का उस पर आ जाए। तो आ जाए ज़रा 3A को रफली डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। डिफाइन द टर्म लेबर प्रोडक्टिविटी। अगेन सिंपल सिनेरियो है, डिफाइन ही करना है लेबर प्रोडक्टिविटी को। अब लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है हमारे पास? लेबर प्रोडक्टिविटी
is known as one of the performance measuring tool. मैनेजमेंट लेबर प्रोडक्टिविटी के थ्रू वर्कर्स की और ओवरऑल लेबर की परफॉर्मेंस को असेस करती है, जिसके अंदर हम करते क्या है कि हम रेशियो ऑफ आउटपुट को कंपेयर करते हैं विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड या नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। और इसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया कि लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्टिविटी आ जाती है। तो पहले आपने डिफाइन किया और इसके बाद यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन नॉलेज आपने मेंशन कर दिया फॉर्मूला कि दिस इज हाउ लेबर प्रोडक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि इस तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैलकुलेट होती है। तो आपकी नॉलेज डेफिनेशन के थ्रू आ गई और आपके पास डेफिनेशन के साथ साथ आपकी नॉलेज और ज़्यादा कंक्रीट हो गई, सॉलिड हो गई विद द मेंशनिंग और विद द फॉर्मूला। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है, एक्सप्लेन वन वे दैट अ बिजनेस कैन improve द लेबर प्रोडक्टिविटी। अगेन वही सेम पैटर्न, 1 मार्क नॉलेज का, 2 मार्क्स एप्लीकेशन के, कि कैसे बिजनेस अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो कैंडिडेट मस्ट नो द डिफरेंट वेज। ट्रेनिंग हो सकती है हमारे पास, इक्विप द वर्कर्स विद द टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एंड द मोटिवेटिंग फैक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं। फिर हम जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर्स को हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज योर वेजेस बाय इंक्रीजिंग द पीस रेट और इंट्रोड्यूसिंग द पीस रेट। नहीं, हम कहते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस माउस। तो मैंने फैक्ट्री के अंदर कहा कि मैं यहाँ पे $3 पर माउस पे करूँगा। तो अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया पीस रेट, कि जितने नंबर ऑफ पीसेज और यूनिट अ वर्कर इज गोइंग टू प्रोड्यूस वी आर गोइंग टू पे हिम अकॉर्डिंगली। और दिस इज हाउ द इंडिविजुअल और द वर्कर इज गोइंग टू गेट पेड। तो नाउ इज गोइंग टू फोकस ऑन द क्वांटिटी, आउटपुट बढ़ जाएगा, लेबर प्रोडक्टिविटी। अब बच्चा सवाल करता है कि सर इसके अंदर एक ड्रॉबैक भी है कि बंदा जो है वो सिर्फ फोकस किस पे करेगा, क्वांटिटी पे, और शायद वो माउस की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, डिफेक्टेड यूनिट्स हों, हमारे पास फॉल्ट्स हों माउस के अंदर। नहीं, हमें ये कंसिडर नहीं करना क्योंकि हमें एनालाइज नहीं करना। वो कहता है एनालाइज वन वे हमारे पास, या हमें इवैल्यूएशन होती, कंट्रास्ट की तरफ जाना होता। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमें सिर्फ बताना है वे कि कैसे लेबर प्रोडक्टिविटी आउटपुट बढ़ सकता है, बस दैट्स इट, हाउ इट इज, सिंपल हाउ इट इज पे रहना है कि कैसे ये पर्टिकुलर वे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे पीस रेट इंट्रोड्यूस करता हूँ तो वर्कर्स आर गोइंग टू वर्क with more efficiency and they are going to increase their output because they are going to paid according to the piece rate. This is how it is. Okay guys, तो अब हमारे पास we are done with the question number 1 AB, 2 AB and 3 AB. Now we are heading towards question number 4. अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ लो लेबर टर्नओवर। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द एग्जामिनर इज गोइंग टू अवॉर्ड द मार्क्स फॉर द 5 मार्कर, और क्या हमारे पास असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स वाला क्राइटेरिया है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले क्राइटेरिया का मतलब ये है कि हमारे पास किस चीज़ के कितने कितने मार्क्स हैं। क्या सर इवैल्यूएशन आएगी, एनालिसिस होंगे? यस, तो आ जाओ ज़रा समझते हैं। 5 मार्कर जो है ना उसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें हैं। 1 mark is for the knowledge, 2 marks are for the application, and 2 marks for the analysis. वन बेनिफिट एनालाइज करना है लॉन्ग टर्म पे हमारे पास, मतलब यहां पे आपको करनी है चेन ऑफ एनालिसिस। अब चेन ऑफ एनालिसिस का मतलब हमारे पास ये हो गया कि यहाँ पे लेवल 1 और लेवल 2 एनालिसिस। अब बच्चे यहाँ पे सर लेवल 1 लेवल 2 एनालिसिस क्या है, तो आ जाए ज़रा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लेवल 1 एनालिसिस कौन से होते हैं। लेवल 1 एनालिसिस होते हैं हमारे पास लिमिटेड एनालिसिस। तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अवार्ड यू द मार्क्स फॉर द लिमिटेड एनालिसिस, पार्शल है, लिमिटेड मार्क्स है। दूसरी जो आपके पास एनालिसिस है ना हमारे पास, वो है लिमिटेड एनालिसिस, ओ सॉरी, डेवलप्ड एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है फर्दर एनालिसिस।
देखो, ऊपर जो हम एप्लीकेशन भी करते हुए आए ना, वो सारी की सारी डेवलप्ड है। नॉलेज लिखी, डेवलप्ड एप्लीकेशन है कि वी एक्चुअली डेवलप एन पॉइंट जो कि रिलेट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो वहां पे एग्जामिनर जो है ना, वो डेवलप्ड एप्लीकेशन के जो 2 मार्क्स ऊपर मिलते हुए आ रहे हैं ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, वो डेवलप्ड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने करी है सोर्स ऑफ फाइनेंस की, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल क्रिएट करी है 1B के अंदर बिजनेस प्लान वाली, ये सारी की सारी डेवलप्ड एप्लीकेशन है। उसके 2 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटेड एनालिसिस है और डेवलप्ड एनालिसिस है, उसके बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्या है? उसके अंदर डिफरेंस हमारे पास क्या है, सुनना हमारे पास। लेट सपोज हमारे पास बिजनेस ग्रो होता है, तो यहाँ पे या बिजनेस साइज इंक्रीज होता है, तो इससे हमारे पास यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी, लिमिटेड। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी। डेवलप्ड एनालिसिस, जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाएंगी तो बिजनेस की एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, और बिजनेस यहाँ पे प्राइस कंपैटिटिव बन सकता है। ये हो गई आपके पास डेवलप्ड एनालिसिस। दूसरी एग्जांपल ये कि अगर लेट सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे डिसाइड करती है टू ट्रेन दी एम्प्लॉयज। अब मैं एम्प्लॉयज को ट्रेन कर रहा हूँ, तो जब मैं ट्रेन कर रहा हूँ तो इसका क्या बेनिफिट होगा टू द बिजनेस? बिजनेस को बेनिफिट ये होगा कि वर्कर्स आर गोइंग टू बिकम एफिशिएंट, एंड बिजनेस वर्कर्स आर गोइंग टू बिकम प्रोडक्टिव। लिमिटेड एनालिसिस, आई नो द इम्पैक्ट कि क्या होगा बेनिफिट। अब डेवलप्ड एनालिसिस, जब बिजनेस एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो जाएगा तो बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी और आउटपुट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सिंपली बिजनेस यहाँ पे कैन बिकम competitive, या फिर बिजनेस कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये है डेवलप्ड एनालिसिस। तो ये जो लिमिटेड से आप डेवलप की तरफ जाते हो, इट इज नोन एज अ चेन, कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट यहां पे डेवलप हो रहा है, ये चेन बन रही है आपके पास। इम्पैक्ट, फर्दर इम्पैक्ट, पॉइंट एडवांटेज, फर्दर एडवांटेज, कि उससे क्या होगा। ये होती चेन ऑफ एनालिसिस। तो 5 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो एक बेनिफिट, एक वे, फैक्टर, ड्रॉबैक जो एनालाइज करना होता है, उसके अंदर एग्जामिनर आपको इस चीज़ के मार्क्स दे रहा होता है, इसके मार्क्स पार्शल है। तो सर अगर मेरी नॉलेज पूरी है, एप्लीकेशन पूरी है और मेरे लिमिटेड एनालिसिस है, तो क्या मेरे एग्जामिनर 5 में से कितने मार्क्स देगा? आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इन ऑर्डर टू सिक्योर 5 आउट ऑफ 5 यू हैव टू डू द डेवलप्ड एनालिसिस। तो सर डेवलप्ड एनालिसिस होंगे कैसे? तो आज ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एनालाइज वन बेनिफिट टू अ बिजनेस ऑफ लो लेबर टर्नओवर। तो मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज लेबर टर्नओवर बेसिकली? नॉलेज एप्लीकेशन वही, एनालिसिस करने। लेबर टर्नओवर होता क्या है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ईच ईयर, और द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस ईच ईयर। तो अगर लो लेबर टर्नओवर है, इट मींस कि इट्स अ बेनिफिट ना। हाई लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि वर्कर्स डिससेटिस्फाइड हैं, बार बार हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमें नए वर्कर्स हायर करने पड़ रहे हैं, हमारी इमेज मार्केट में ख़राब हो रही है। तो ये क्या इशू है ना। लेकिन हमारे वर्कर्स अगर सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, हमारे वर्कर्स हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी छोड़ के नहीं जाते, वी हैव द गुड रिटेंशन रेट ऑफ द एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस, सो इट्स अ बेनिफिट। तो लो लेबर टर्नओवर इट्स अ बेनिफिट, हाई लेबर टर्नओवर इज एन इशू फॉर द बिजनेस। तो अगर लो लेबर टर्नओवर है तो एक रैंडम डिस्कशन करते हैं, बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो है ना वो वर्कर्स मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, जिससे हमारी इमेज अच्छी होगी एक बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल, द बिजनेस विल हैव अ गुड एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और द इमेज। और जब बिजनेस की इमेज अच्छी होगी तो इट विल हेल्प द बिजनेस इन अट्रैक्टिंग द गुड क्वालिटी पोटेंशियल एम्प्लॉयज इजीली, विच इज़ गोइंग टू मेक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्टिव। जब एक इदारे का, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अच्छा होता है, तो लेबर मार्केट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर विलिंग टू ज्वाइन, कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, बिकॉज वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर सेटिस्फाइड। तभी तो वो लॉन्ग टर्म 8 साल से 10 साल से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ गुड ब्रांड इमेज बिजनेस की, जिससे वी कैन हैव और हायर द क्वालिटी पोटेंशियल एम्प्लॉयज।
जिससे हमारी रिक्रूटमेंट इफेक्टिव होगी और हमारी वर्कफोर्स कंपैटिटिव कॉम्पिटेंट हो जाएगी। तो ये ओवरऑल डिस्कशन है। अब जरा स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट कैसे करेंगे हमारे पास, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। हाँ भाई, स्टार्ट कैसे करेंगे 4 मार्कर। Having a low labor turnover will retain an existing employees and improve the brand image of an employer or the business। ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द बेनिफिट, कि लो लेबर टर्नओवर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को रिटेन करेगा और बिजनेस की इमेज को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, having a low labor turnover, retain experience within an organization। बेनिफिट क्या हो गया हमारे पास, कि हमारे पास अगर लो लेबर टर्नओवर है तो हमारे पास जो एम्प्लॉयज है जिनको हमने ट्रेन करा है, जो काम कर करके एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, वो हमारे पास रहेगा। एंड दिस will improve the employer branding by having a retention rate which may lead to attraction of good quality employees in an organization and reducing the recruitment cost for the business। अब देखो यहाँ पे, इसको फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके अंदर आ सकते हैं। अब हुआ क्या हमारे पास यहाँ पे, कि जो लो लेबर टर्नओवर है उससे हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज रिटेन करेंगे और हमारी ब्रांड इमेज इंप्रूव होगी। तो अब फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस है, उसके लेबर टर्नओवर लो है, वो अपने एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज को रिटेन करता है, तो इसका मतलब ये होगा ना कि इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज इन द मार्केट, कि इसके एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते। और इसके जब एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते हैं तो इट द बिजनेस हैज़ अ गुड रिटेंशन रेट। तो जब बिजनेस रिक्रूटमेंट करेगा, हायरिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा, तो जो अच्छे एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो जब हमारे पास गुड क्वालिटी एम्प्लॉयज आएंगे तो हमारी जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमारी रिक्रूटमेंट इफेक्टिव हो जाएगी, कि जॉब पर्सन स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वालिटी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, सो इट वुड बी ईजियर टू अट्रैक्ट। क्योंकि हमारे पास होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे होते हैं, दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द रिक्वायरमेंट, तो हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब क्वालिटी इंप्लॉयज आ रहे होंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसको मैं फर्दर एनालाइज ये कर सकता हूँ कि द बिजनेस इज गोइंग टू मेंटेन द गुड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इन कंट्री और इन द मार्केट। तो बिजनेस क्या हो जाएगा, दिस इज हाउ इट इज डन। तो 5 मार्कर क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से अटेम्प्ट होता है। इज इट क्लियर गाइस? तो अब ये जो 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसको आपको करना ये है कि आपको इसको प्रॉपर जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। पॉइंट्स हैं यहाँ पे,
पॉइंट्स में यहाँ पे आपके पास फिर लिख देता हूँ कि यहाँ पे बिजनेस की इमेज अच्छी हो जाती है हमारे पास, रिक्रूटमेंट वाली जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एप्लीकेशन हो गई, फर्दर फिर आपको एनालाइज करना है। तो आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया। आई वांट यू कि आप इसका जो है ना वो पर्टिकुलर आंसर लिख दें पूरा अपने हिसाब से सही तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे नॉलेज के अंदर आ गई रिटेन एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, आपके पास नॉलेज हो गई। एप्लीकेशन के अंदर आपके पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम। हाउ आप एनालाइज करेंगे कि गुड क्वालिटी एम्प्लॉयज अट्रैक्ट होंगे हमारे पास, और बिजनेस की इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स होगी, वी विल बी हैविंग स्किल्ड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर गाइस? तो आपको ये सवाल पूरा अपने हिसाब से पूरा एक एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास वी वुड बी स्टार्टिंग एक और 5 मार्कर क्वेश्चन करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द 8 मार्कर, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट अभी तो ये ख़त्म करना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वी वुड बी सॉल्विंग 1 मोर 5 मार्कर, उसके बाद हम 8 मार्कर की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइस? इज इट क्लियर? सो दिस इज पेपर 1 सेक्शन ए ऑफ अक्टूबर नवंबर 25, पेपर 1-1।